हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स मेन्यू। और बेटे, आप सब लोगों के क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं उनके टर्म 2 एग्ज़ाम्स अब बहुत ही पास हैं। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन करने के लिए इकोनॉमिक्स में मैं अभी तक आपको 3 क्लासेस करा चुका, जिनमें मैंने आपको कराया था स्टैटिस्टिक्स। अब केवल स्टैटिस्टिक्स करके तो हम पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, तो स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी करनी पड़ेगी। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास देख रहा है लेकिन उसने अभी तक स्टैटिस्टिक्स की क्लास नहीं देखी, तो बेटे इसी प्लेलिस्ट में उसकी 3 क्लासेस हैं स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉरिलेशन और उसी के साथ हमने इंडेक्स नंबर भी किया है। अब हम बात करें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जब एग्ज़ाम पास होते हैं तो हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बहुत स्मार्टली करना चाहिए कि हम कुछ भी करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आएँ। तो अब मैं आपसे अगर बात करूं तो ये हम 3 लेक्चर करेंगे और 3 लेक्चर में हम आपके टोटल मिलाकर जो 6 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं टर्म 2 में, और मैं बेटे बिल्कुल कन्फाइंड हूँ, जो CBSE का सिलेबस है मैं उसी को करवाऊँगा आपको। अगर किसी स्कूल में उससे कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो नहीं होगा इस क्लास में, कम आ रहा है तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल सिलेबस को चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से क्लास 11th में। लेकिन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो एज पर द CBSE है। जो जो टॉपिक CBSE ने डिलीट करे हैं वो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जो टॉपिक है वो मैं बिल्कुल कराऊंगा। तो चलिए आते हैं आज की क्लास पे। आज हम लेक्चर 1 में 3 चीज़ें करने जा रहे हैं, 3 चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहले का प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरे का कॉस्ट और तीसरे का रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए आज हम आते हैं इस पर। इसे शुरू करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो यूनिट है उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी 2 यूनिट आ रही हैं, बस एक यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसके अंदर हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जो इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब टर्म 1 में एक हमारे पास यूनिट थी जिसका नाम था कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। वहां पर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, यहां पर हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स को बनाता है तो पहले प्रोडक्शन करेगा, तो पहला चैप्टर आता है प्रोडक्शन, उसके बाद आता है कॉस्ट, क्योंकि जब प्रोड्यूस हो गया गुड्स तो उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेगा। उसके बाद आता है रेवेन्यू, जब उसको मार्केट में बेचेगा तो पैसे आएंगे, रेवेन्यू। उसके बाद सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि कब उसे सप्लाई बढ़ानी चाहिए, कब उसको सप्लाई कम करनी चाहिए। और लास्ट में सप्लाई को क्वांटिफाई करने के लिए, सप्लाई के चेंजेस को मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट करने सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये हमारा इस पूरी यूनिट का टारगेट रहेगा। और ये जो आपके चैप्टर हैं ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। आज हम इसमें से 3 चैप्टर करेंगे। ठीक, आप सरप्राइज मत होइए कि हम 3 चैप्टर एक लेक्चर में कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास सही कंटेंट हो, अगर हमें ये पता हो कि हमें हिट कहाँ पर करना है, तो हम एक ही लेक्चर में बहुत अच्छे से बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तैयारी एक स्टूडेंट को करनी चाहिए वो आपके बिहाफ पर मैंने की है। वो मैंने सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करा है जो आपको समझाना है, जहाँ पर मुझे आपका फोकस रखना है। तो चलिए आज की पहली यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ये चैप्टर कर रहे हैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोड्यूसर जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो बेटे प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? व्हेन यू कन्वर्ट एनी इनपुट इनटू आउटपुट। आप किसी भी इनपुट से कोई भी आउटपुट बनाते हैं तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो पेन, दिस इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हमने इनपुट किया और उससे आउटपुट होकर आया पेन, करेक्ट। तो इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, करेक्ट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो बेटे अगर हम इसी रिलेशनशिप को मैथमेटिकली लिख दें कि अगर हम जितना ज़्यादा इनपुट डालेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट बनकर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको कैसे लिखा जाता है वो हम लिखना भी सीखते हैं। इसको अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो आप लिखिएगा भी उसको, Q इक्वल्स टू F L कॉमा K। यहाँ पर बेटे L का मतलब है लेबर। हम पूरे चैप्टर में ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो लेबर है हम उसको तो चेंज कर रहे हैं,
लेकिन जो के मतलब है कैपिटल, अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो दिस इज द अजम्पशन बिहाइंड दिस चैप्टर दैट वी आर चेंजिंग ओनली वन इनपुट दैट इज लेबर। बाकी सब चीजें सेम है, हम लेबर को चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं लेबर को। तो वेरिएबल फैक्टर जो भी प्रोडक्शन के साथ साथ बदलती हैं चीजें, जैसे देखिए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होगा। लेबर, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आपको ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, कम करनी है तो लेबर कम करनी पड़ेगी। तो लेबर और कैपिटल, तो जितना ज़्यादा हम इनको बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होगा। जब इसी रिलेशनशिप को हम ऐसे लिखते हैं, और बेटे ये जो हमने लिखा है दिस इज नॉट इकोनॉमिकल टर्म, दिस इज मैथमेटिकल टर्म। ये जो फंक्शन का साइन है, एफ मीन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड यूज्ड एंड द फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो तीन वर्ड याद रखने, एक तो मैथमेटिकल, एक वर्ड याद रखना है इनपुट, और एक वर्ड याद रखना है आउटपुट। तो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। आगे आते हैं, एक अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें देखना है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन कितने टाइप की होती है? ठीक है, चलिए तो इसके लिए मैं आपके लिए पेन चेंज कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहली बात आती है टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। बेटे अगर आप बिल्कुल टू दी पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें पढ़ने का क्या फायदा, जो चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं उन्हें हम क्यों पढ़ें। आप ये बताइए, मैंने 10 लेबर लगाए, 10 लेबर किसी भी चीज में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके घर में काम कर रहे हैं, कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 10 लेबर लगाए और उन्होंने 100 यूनिट्स बना दी। तो बेटे इसी को तो बोलोगे कि 10 लोगों ने मिलकर 100 यूनिट बनाई, तो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। इस टोटल प्रोडक्शन को एक और भी नाम दिया जाता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या आउटपुट। करेक्ट, सिंपल सी बात, 10 लोग लगाए 100 यूनिट बना दी, बात खत्म। अगला आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। बेटे मार्जिनल वर्ड का हमेशा मतलब होता है कि टीपी में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम टीपी। टीपी ये इसका निकनेम हो गया, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों का निकनेम होगा, ऐसे इसका निकनेम हो गया टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ा कितना कम हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बोलना चेंज इन दी टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि मैंने एक लेबर एक्स्ट्रा लगाई, लगाते ही टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, आपने 10 लेबर इंप्लॉय की थी और आपकी 100 यूनिट्स बनकर आई थी। सपोज करिए आपने एक लेबर एक्स्ट्रा कर दी, आपने एक लेबर और लगा दी, एक वर्कर आपने और लगा दिया। अब जो टोटल आउटपुट है वो 110 यूनिट्स है। करेक्ट, तो इसका मतलब एक लेबर के लगाते ही हमारी आउटपुट कितने से इंक्रीज हो गई। अगर इसको हम एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, MP इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। अब देखिए TP में कितना चेंज हुआ, 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10, दैट इज 10 यूनिट्स। तो एक लेबर को बढ़ाने से हमारी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं एवरेज प्रोडक्ट पे। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? AP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप भी बेटे अंदाजा लगा लोगे कि सर इसको बोलते होंगे MP, TP, MP, AP। करेक्ट, ये इनके निकनेम्स हो गए। अब आते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। कितनी आसान बात बेटे, एवरेज तो हर बच्चे को आता है, क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट देखते आते हैं, हमें क्रिकेट देखने से एवरेज पता चलता है। सर कैसे? अगर सचिन तेंदुलकर ने 6 बॉल पे 30 रन बनाए, तो बेटे 30 रन बनाए 6 बॉल पे, तो एवरेज हो गया 5 रन पर बॉल। लेकिन सच में उसने कोई एक बॉल पे 5 रन थोड़ी बनाए हैं, 5 का मतलब है ऑन एन एवरेज, लगभग। अब देखिए अगर 10 लेबर ने
10 लेबर हमने इंप्लॉय की एंड द 10 लेबर हैज प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स, तो इसका मतलब एवरेज कितना आया 100 बाय 10 दैट इज 10 यूनिट्स। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक लेबर ने 10 यूनिट बनाई है। लेकिन बेटे ऐसा भी हो सकता है कि किसी लेबर ने 9 बनाई हो, किसी ने 11 बना दी हो, किसी ने 8 बनाई हो तो दूसरे ने 12 बना दी हो, तो दैट इज जस्ट एन आइडिया। करेक्ट। तो ये आपको टीपी, एमपी और एपी क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा, हमने जो लॉ शुरू किया था इस चैप्टर में, आप मान लीजिए मेरी बात, केवल ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ही है जिसको आपको समझना है। बिल्कुल आसान। ये मेरी गारंटी बेटे 99% की गारंटी कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में इसमें से जरूर आएगा। या तो पूरा लॉ ही आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, या इसका कोई पर्टिकुलर पोर्शन आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये आता जरूर है एग्जाम में। अब जरा देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस की हम बात कर रहे हैं। क्या कहता है ये? अभी आपने मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सेज दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट, यहां पर फैक्टर इनपुट है लेबर, जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली राइजेस, शुरू में बढ़ता है, विद इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे जैसे आप लेबर लगाते हो शुरू में बढ़ता है वो, ठीक। बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल, एक जगह पहुंचने के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका क्या रीजन है, क्यों होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो पहले तो आप लॉ मेरे साथ साथ लर्न कर लीजिए कि एज वी इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इनपुट वेरिएबल फैक्टर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। क्लियर? बिल्कुल आसान सा लॉ है। अब हम और इसके बारे में बात करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के लिए हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ब्लू से ऑलरेडी बना हुआ है, ब्लैक से आपको दिखाई देगा कि आपको क्या करना है। अब देखिए, अभी अभी हमने मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस, एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है 0 तक, और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट? अब इसको पहले समझते हैं। सर हमने 10 लेबर लगाई और उसने 100 यूनिट्स बनाई। अब बेटे हर एक फिक्स फैक्टर की एक अपनी कैपेसिटी होती है। आप सोचिए कि एक मशीन पर अगर 10 लोग काम कर सकते हैं तो उसकी कैपेसिटी 10 लोग हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी आप उसके ऊपर लगा दोगे। आप सोचिए कि अगर मैं एक लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, लैपटॉप की कैपेसिटी है 1%, तो ऐसा थोड़ी मैं उस पर 2 लोग लगा दूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब सपोज करिए कि आपने 10 लेबर थे, अब आपने एक लेबर और लगा दिया, ठीक। एक लेबर और लगाया, लेकिन हमारी आउटपुट अब भी 100 यूनिट है। जरूरी नहीं है कि आप लेबर लगा रहे हैं तो उससे आउटपुट बढ़ेगी बढ़ेगी। जब फिक्स फैक्टर अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका तो उसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 पॉइंट। अब सपोज करिए आपने जबरदस्ती वहां पर एक लेबर और लगा दिया, तो बेटे ऐसा हो सकता है कि अब प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो जाए, और कम हो जाए, ठीक है। आपके साथ भी बेटे आपकी भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। आप सपोज करिए जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन एक लेवल पर पहुंचकर वो प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है, ठीक है जी। तो देखिए, तो फर्स्ट फेज में जो आपका एमपी है वो इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद सेकेंड फेज में आपका एमपी डिक्रीज होता है, और थर्ड फेज में जो आपका एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है। करेक्ट? अब बेटे जब मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट में ये चेंजेस हो रहे हैं तो टीपी क्या होता है, इसी लेवल पर जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एमपी इंक्रीज हो रहा होता है तो ये भी इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन ये इंक्रीज भी होता है, टीपी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है। उसके बाद जब ये मैक्सिमम हो जाता है, ये कम होने लगता है, ये तब भी बढ़ता रहता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसके जो बढ़ने की रेट है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो गई है। तो टीपी अब भी बढ़ता है, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। कौन से रेट पर?
डिक्रीजिंग रेट पर। अब उतनी तेज स्पीड से टीपी नहीं बढ़ता, टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ता। अब अगर एमपी कम हो जाएगा तो बेटे एमपी कम होने से टीपी उल्टा डाउन होने लग जाएगा, करेक्ट। तो एक तरीके से 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फेज 2 को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और थर्ड फेज को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर। पेपर में अगर आ जाए तो जरा देखो आप ध्यान से, पहले तो डायग्राम देख लो, जहां तक ये बढ़ेगा वहां तक ये इंक्रीजिंग रेट से, फिर एक डॉट लगाया, एक लाइन ड्रॉ करी हमने, फिर जब ये 0 हो गया तो फिर एक लाइन ड्रॉ करी, और इस पॉइंट से इसको डाउन करना शुरू कर दिया नीचे आपने। तो इस इमेज को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूरा पूरा आपसे पूछा जाएगा, जरूर जरूर और जरूर। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगी यहां तक की बात। अब बेटे इन 3 फेजेस में हमने बात समझ ली। अगर एग्जाम में आता है तो हमें क्या लिखना है कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड वाले फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। थर्ड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही बनाइएगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर और आता है, एक है एवरेज प्रोडक्ट। अब बेटे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट तो आप लोगों ने देख लिया इंक्रीज करता है और एक पॉइंट पर जाकर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ये तो एमपी का आपने कैरेक्टरिस्टिक देख ली। अब बात आती है एपी की, एवरेज प्रोडक्ट। बेटे एवरेज निकालने का मैंने अभी आपको बताया था, टीपी अपॉन लेबर। अब आप एक बात सोच कर देखिए कि जो एवरेज प्रोडक्ट है, एमपी तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी जो है, एपी कभी भी 0 नहीं हो सकता। बेटे एक बात मेरी अच्छे से दिमाग में डाल लो, एवरेज चाहे किसी भी चीज का एवरेज हो, बेटे किसी भी चीज का एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वो नेगेटिव तभी होगा, देखो एवरेज अपने आप में कुछ भी नहीं होता, एवरेज इन दोनों को डिवाइड करके आया, इन दोनों का रिजल्ट होता है। अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, आप सोचो लेबर कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं। टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव में हो सकता है? भाई आप इनपुट लगाओगे, यहां तो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक। नेगेटिव थोड़ी टोटल प्रोडक्शन होता है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए एपी भी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, नेवर नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी 0 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 भी तभी होता है जब इन दोनों में से टीपी सपोज करो अगर 0 हो जाए तो ये 0 हो सकता है, लेकिन टीपी कभी 0 भी नहीं हो सकती। अब आपको इनका डायग्राम की शेप याद रखनी है। बेटे बच्चे कई बार भूल जाते हैं इसको, बच्चे एपी की जगह एमपी लिख देते हैं, एमपी की जगह एपी लिख देते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद रहेगी। बेटे एमपी से मतलब मानना मंकी, ये है मंकी, और एपी है आदमी। अगर मैं आपको पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलूं, या मंकी को आपने कभी पेड़ पे चढ़ते हुए देखा हो, मंकी तेजी से ही चढ़ेगा, और अगर उतरने के लिए बोलोगे तो तेजी से ही उतरेगा। आदमी उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे ऊपर जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, करेक्ट? याद हो गया? तो कभी भी गलती नहीं होगी। एमपी शार्पली मूव्स अपवर्ड एंड शार्पली फॉल्स, एपी धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और ये दोनों एक जगह पर कट करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कोई सा भी डायग्राम कैसे भी बना दो चल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता बेटे। आपने एक बात ध्यान से देखी होगी, जहां पर ये कट कर रहे हैं वहीं से एपी ने गिरना शुरू कर दिया। तो जिस पॉइंट पर भी एमपी और एपी आपस में कट करते हैं, उस पॉइंट के बाद एपी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कई बार पेपर में आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द एपी एंड एमपी इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पर एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर क्या होता है, तो आप लिखेंगे आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट एपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो पी के बाद ही एपी गिरना शुरू हो जाएगा। इस पर आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है कि टीपी एपी एमपी में रिलेशनशिप बताइए। तो आपके रिलेशनशिप आपके सामने डायग्राम है, बस इस डायग्राम को पहले अच्छे से बनाइएगा, और डायग्राम को बनाने के बाद आप इसके कोई भी रिलेशनशिप के 3 पॉइंट जो आपको यहां दिखाई दे रहे हो कि भाई एमपी और एपी बोथ स्टार्ट इंक्रीजिंग एज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज, बट एमपी इंक्रीजेस मोर देन दी टीपी, सॉरी एपी। उसके बाद दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी होते हैं, उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक। और एमपी नेगेटिव हो सकता है, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन
टीपी एंड एपी, एमपी एंड एपी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, रीजन क्या है इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा फेज होता है डिक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरा फेज होता है नेगेटिव रिटर्न। बेटे कुल मिलाकर बात सिंपल सी ये है, जब आप किसी भी फिक्स फैक्टर के ऊपर लगाते जाओगे वेरिएबल फैक्टर को, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उस वेरिएबल फैक्टर का आप फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे होते हो, वो अच्छे से काम कर रहा होता है। लेबर का जो डिवीजन है वो भी अच्छे से होता है, स्पेशलाइजेशन, आप बंदे को वो काम देते हो जो वो कर सकता है। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर आप उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे होते हो, जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे होते हो। फिर उसके बाद इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, उसकी कैपेसिटी आ चुकी, 10 लोगों की कैपेसिटी है, 10 लोगों पे वो पहुंच चुका। उसके बाद भी अगर आप उससे काम कराते रहोगे तो आप जाओगे नेगेटिव रिटर्न में। यहां पर अब आपका जो फिक्स फैक्टर है वो लिमिटेड हो चुका, वो बेटे थक चुका, वो हाथ जोड़ चुका, कह रहा भाई साहब मुझे बंद कर दो, मेरे ऊपर 10 की कैपेसिटी का काम है बस, और आपने मेरे ऊपर 12 लोग बिठा रखे हैं, तो मैं ऐसे में काम नहीं करूंगा, उल्टा मेरी प्रोडक्शन कम होगी। पुअर कोऑर्डिनेशन, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन रहता ही नहीं है, सारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, क्योंकि उस बेचारे की कैपेसिटी थी 10 लेबर की, आपने उसके ऊपर बिठा दिए 12 लोग। करेक्ट। हेडिंग्स यही होनी चाहिए, पेपर में हेडिंग्स यही होनी चाहिए, हेडिंग्स ये होंगी, अंदर का आप अपने पास से कुछ भी लिख दोगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको 3 चैप्टर आज पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए 3 चैप्टर के क्वेश्चन भी वहां से देख सकते हैं। ठीक, एक मेरी छोटी सी आप बात समझिएगा, जब भी आपको टीपी एपी एमपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो रफ में, चाहे उसका 1 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, रफ में 1 मिनट में इसका डायग्राम बना लो, और डायग्राम बना के उसका आंसर लिखो। अब अगले पे आते हैं, अगला है हमारा कॉस्ट। ठीक, अब हम प्रोडक्शन कर चुके, अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात कि कॉस्ट जो होती है हमारे यहाँ पर 2 टाइप में हम उसको डिवाइड करते हैं। वैसे आप कॉस्ट समझते हैं कि जो हम किसी चीज को बनाने पे खर्चा करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट। अब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, अब इसका क्या मतलब है बेटे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, एक्चुअल अमाउंट होती है, एक्चुअल होती है, और पेबल टू आउटसाइडर्स होती है, पेबल टू आउटसाइडर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेंट पे करते हो, रेंट टू द लैंडलॉर्ड, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करते हो, ठीक, आप अपनी लेबर को वेजेस देते हो, ठीक, तो ये सब हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं और आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, पहली बात तो ये एक्चुअल नहीं होती, ये एस्टिमेटेड होती है, और ये होती है पेबल टू दी ऑनर ऑफ बिजनेस। ठीक, जैसे कि सपोज करिए रेंट ऑफ ऑनर्स बिजनेस प्रेमाइसेस। मान लो आप फैक्ट्री अपनी खुद की जगह पर चलाते हो, आपकी फैक्ट्री और जगह भी आपकी अपनी है। बेटे अगर वो जगह आप किसी से किराए पे लेते तो आपको रेंट देना पड़ता, लेकिन अब वो जगह आपकी अपनी है, लेकिन आपको किसी को किराया तो नहीं देना। लेकिन एक बात है कि उसका कुछ तो बनता होगा, अगर हम वो किसी और को दे दें तो कुछ तो बनता होगा। तो इन दोनों को ऐड करके, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड करके हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। यहां पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, आपको एक एग्जाम्पल देगा कोई और आपसे पूछेगा बताओ कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद बेटे हम एक शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इसका मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
in which some factors of production will be fixed। कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में हम सब कुछ नहीं बदल सकते। अगर मैं अभी आपको एक ऑर्डर दूं कि आपको 1 लाख यूनिट बनानी है, लेकिन आपके पास उतने की मशीनें नहीं है, तो आप एकदम से मशीनें लेने थोड़ी चले जाओगे। अब यहां पर आता है शॉर्ट रन कॉस्ट। बेटे 2 टाइप की हमारी कॉस्ट मानी गई दोबारा से। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को दोबारा से किस में क्लासीफाई करा जाएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। तो देखिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आराम से रीड करिएगा मेरे साथ साथ, बस फर्स्ट पॉइंट ही हमें रीड करना है। द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज, जो कॉस्ट चेंज नहीं होती विद द चेंज इन द आउटपुट। आप जितनी भी आउटपुट बनाए ये चेंज नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां लिखा है अपने परमानेंट स्टाफ की सैलरी, इंटरेस्ट पे करना है, रेंट देना है आपको। अब मान लो मैं किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चला रहा हूं, मैं कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब मैं उसमें ज़्यादा बनाऊं या कम बनाऊं, मेरा रेंट तो उतना ही जाएगा। सपोज करो लॉकडाउन में मेरी फैक्ट्री 6 महीने तक बंद थी, तो ये थोड़ी मेरा लैंडलॉर्ड मुझसे 6 महीने का रेंट नहीं लेगा, मेरा लैंडलॉर्ड तो मुझसे पूरे 6 महीने का रेंट लेगा। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब जो हमें पे करनी ही पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है अगर आउटपुट होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल होती है, भाई बनाओगे तो ही तो रॉ मटेरियल लगेगा, या वेजेस होती है, लेबर की जो वेजेस होती है, ठीक। तो ये होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हमने क्यों पढ़ा वो भी हम देखते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अच्छा आप में से अगर कोई बच्चा सपोज करो इन्हें टेबल के थ्रू पढ़ना चाहता है, टेबल्स पढ़ना चाहता है इनकी, ठीक है। वैसे तो अब क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम आ चुका, तो आपको टेबल वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, आपको केवल अपने डायग्राम समझने चाहिए, ठीक, क्योंकि डायग्राम बेस ही पूरा का पूरा पेपर होगा। अब अगर सपोज करिए हम यहां पर बात करते हैं वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की, तो हमने क्या पढ़ा कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, 20 यूनिट बनाओ। तो यानी कि अगर सपोज करो मैंने 1 यूनिट बनाई तब भी 10 रुपए, 2 यूनिट बनाई तब भी 10 रुपए। तो फिक्स कॉस्ट जो है बेटे वो बिल्कुल कैसी रहती है, सेम। तो ये है टीएफसी। टीएफसी का डायग्राम कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख पा रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट ये चेंज नहीं होती। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। जो वेरिएबल कॉस्ट है जैसे कि लेबर की कॉस्ट, अब लेबर की कॉस्ट जो है इस तरीके से मूव करती है, यानी कि पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद फिर तेजी से इंक्रीज होने लगती है। और इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक। अब आप सोचकर देखिए जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर अच्छा काम करते हैं, और धीरे धीरे जो है उनकी कैपेसिटी कम होने लगती है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में आकर तो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो उसी केस में हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इस तरीके से इन्वर्टेड एफ शेप में मूव करता है। इसे याद रख लीजिएगा, इन्वर्टेड एस शेप, ये इन्वर्टेड एस शेप है, ठीक। ये है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, करेक्ट। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये होगा। और बेटे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, एक जैसा होगा। क्यों, टीसी और टीवीसी के बीच का जो गैप है वो किसकी वजह से है, टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से। और बीच में दो पैरेलल ही है क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैसी है, सेम। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से है, और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी है, कांस्टेंट। तो इनके बीच का गैप भी कैसा है, कांस्टेंट गैप है इन दोनों के बीच में। आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया टीएफसी, टीवीसी और टीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब बेटे यहां पर आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एवरेज जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो। अब कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो होगी। जैसे सपोज करिए मेरी फिक्स कॉस्ट है 10,
डिवाइडेड बाई 1 तो आपकी 10 ही रहेगी, 10/2 तो 5 हो जाएगी, 10/3 3.33 हो जाएगी। तो कम तो होती रहेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, कई बार बच्चे इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, देखो डायग्राम ऐसे बना देते हैं, इस पे मिलेंगे बेटे तुमको डबल जीरो, अगर ऐसा डायग्राम बना दिया तो। एवरेज फिक्स कॉस्ट ठीक है, रिड्यूस होती है, रिड्यूस होती है, रिड्यूस होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसे होती जाएगी, लेकिन कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगी, कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर टच द एक्स एक्सेस बिकॉज इट नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। अब इतना आसान बताऊंगा आपको, आप याद करो, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था आपने, मार्जिनल प्रोडक्ट। इमेजिन करो मैंने इसको रिवर्ट कर दिया ऐसे करके, भैया प्रोडक्शन के साथ ही तो वैरी करती है कॉस्ट। अब जरा देखो, अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं तो ये बन जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट के जैसा, ठीक, तो बिल्कुल वैसा ही है अभी। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी अभी, एक है मंकी, एम फॉर मंकी और ए फॉर आदमी। अब देखो ध्यान से, मार्जिनल कॉस्ट तेजी से ऊपर गई, सही, मंकी तो तेजी से ही जाता है पेड़ पे, एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे, ठीक, यू शेप कर्व होता है, यू शेप, करेक्ट। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, हमेशा ध्यान रखना, एसी ऊपर और एबीसी नीचे, करेक्ट। एसी हमेशा ऊपर रहेगा, एवरेज कॉस्ट ऊपर रहेगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे रहेगी। दोनों ही इनवर्ट, दोनों ही यू शेप होती हैं, तीनों ही बल्कि यू शेप होती हैं। इनका कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से शेप में होती हैं। बेटे कॉस्ट है, कॉस्ट पहले कम होगी, एक लेवल पर आएगी, कांस्टेंट होगी और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुरू में जब हमारे फिक्स फैक्टर अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो रही होती है, कम होती है, लेकिन फिर उसके बाद फिक्स फैक्टर वीक होने लगते हैं तो फिर हमारी कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो सारी की सारी कॉस्ट पहले डाउन होती हैं फिर अप होती हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होती है। क्लियर है? सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? मार्जिनल कॉस्ट की। आता है ऊपर चला जाता है, ये आता है कट करता हुआ ऊपर। अब देखिए बिल्कुल उसका उल्टा, बिल्कुल उसका उल्टा, वो वहां पर एक पॉइंट पर आया था और डाउन होने लग गया था वहां से एपी। अब यहां देखिए यहां क्या होता है, यहां पर जिस पॉइंट पर ये, यहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों कट करते हैं वहीं से एवीसी बढ़ना शुरू कर देता है। उसका बिल्कुल जस्ट उल्टा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। डोंट वरी, मैं अभी आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां पर मैंने आपको इन सारे डायग्राम्स को एक साथ समझाया है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट डायग्राम्स पे। अगला है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हमारी कमाई। अब ये चैप्टर सबसे आसान, सबसे छोटा चैप्टर है ये मेरे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए अभी तक आप पढ़ चुके टीपी, एपी, एमपी, टीसी, एमसी, एसी। अब यहां पर आ जाइए टोटल रेवेन्यू। अब आप जब सामान बेचते हैं तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। अब बेटे ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते हैं तो दो टाइप की मार्केट होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान बात। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जिसमें ये मान लो आप बार्गेनिंग नहीं चलती भैया, ये नहीं चलता भैया 10 की 2 लगा लो, 10 की 3 लगा लो, बिल्कुल नहीं चलती बार्गेनिंग। और यहाँ बार्गेनिंग चलती है, भैया मैं तो ज़्यादा खरीद रहा हूँ, थोड़े पैसे कम कर लो। सही है? अब आराम से बेटे मेरी बात सुनना, बेहतरीन चीज़ आपके सामने है, सुनना बात। यहाँ पर आप चाहे एक प्रोडक्ट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो। अब मैं एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस मार्केट में क्या होता है, यूनिट्स, आप 1, 2, 3, 4, 5, प्राइस आप कितनी भी खरीदो भैया, प्राइस तो 10 रुपये ही रहेगा। भैया मैं प्राइस नहीं कम करूंगा, 10। तो भैया अगर प्राइस 10 रुपये है तो टोटल रेवेन्यू 10 1 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 30, 40, 50। भैया मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में चेंज। अभी जैसे टोटल कॉस्ट में देखा था, 10 का 10, 10 से 20 10, 20 पे 30 10, 10 10। बेटे जब प्राइस ही सेम है तो ये भी तो सेम ही रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूं तो टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड करोगे तो वो भी कितना रहेगा? 10। सही है बेटा? तो इसका मतलब इस वाले केस में तो जो
प्राइस है, एमआर है, एआर है, तीनों सेम है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये रहे। और जो टीआर कर्व है, वो बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब आते हैं बार्गेनिंग वाली मार्केट पे। मान लो यूनिट्स 1 2 3 4 5, प्राइस 10 9 8 7 6, सही। ओहो, ठीक है। अगर आप एक यूनिट खरीद रहे हैं तो 10 रुपीज की, 2 खरीद रहे हैं तो 9 पे मिल रही है, 3 तो 8 पे। तो अगर मैं ऐसे ही आपका टीआर बनाता जाऊं तो इसका टीआर जो आप निकालोगे तो ये एक लेवल ऐसा आ जाएगा, अगर आप और सस्ता बेचोगे तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है, देखिए स्टार्टिंग में टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, फिर एक जगह सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, यहां पर सेम हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद गिरने लग जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें एआर की, अब बताओ एवरेज रेवेन्यू कभी भी आपका नेगेटिव हो सकता है, आंसर इज नो। क्या कभी जीरो हो सकता है? नो बेटे। एआर मतलब प्राइस हो गया यहां पर। क्या आप प्राइस कभी जीरो में बेचोगे? फ्री में बेच देते हो क्या किसी को? नहीं। क्या आप किसी को नेगेटिव में बेच देते हो? नहीं। ऐसा भी करोगे भाई सामान भी ले जा और पैसे भी ले जा? नहीं, ठीक। तो मार्जिनल रेवेन्यू नीचे डिक्रीज होना, फिर मेरी वही वाली बात, मंकी तेजी से ऊपर जाएगा, तेजी से ही नीचे आएगा, एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे नीचे आएगा। तो सेम यही मार्जिनल रेवेन्यू, दो टाइप की मार्केट होती है, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरा पेपर टीसी, एसी, एमसी, टीआर, एआर, टीपी, एपी, एमपी इन्हीं से भरा हुआ मिलेगा आपको पूरा पेपर, ठीक। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, सारे के सारे ग्राफ्स को एक एक करके साथ में पढ़ते हैं, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। लीजिए जी, ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ को देख लीजिए ध्यान से। 3 फेज होते हैं। पहले फेज में एमपी बढ़ता है, टीपी भी बढ़ता है। दूसरे फेज में एमपी घटता है, टीपी फिर भी बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। और तीसरे फेज में क्या होता है? तीसरे फेज में हम लेकर आते हैं एमपी हमारा नेगेटिव होता है और टीपी हमारा डिक्लाइन होता है। फिर हमने पढ़ा दूसरा डायग्राम, ये था, ये भी हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में ही आता है, एपी और एमपी का रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला चैप्टर हो गया। इस चैप्टर का बेटे नाम था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर का नाम था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर था हमारा कॉस्ट का। ये है हमारा कॉस्ट। अब बेटे ये बताओ, कॉस्ट में जरा आपके सामने सामने है, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप और टोटल कॉस्ट भी इनवर्स एस शेप। उसके बाद हम आए एवरेज कॉस्ट में। अब आपके सामने देखो प्रोडक्शन के भी डायग्राम है। देखो जो आपका एमपी था उससे बिल्कुल रिवर्स एमसी है, जो आपका एपी था उससे बिल्कुल रिवर्स एवीसी है। और बेटे एवीसी और एएफसी दोनों को जोड़कर बनता है हमारा एसी, करेक्ट। तो तीनों डायग्राम्स हमारे यहां पर आ गए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया। अब आता है तीसरा डायग्राम, इसके अंदर एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा घटती हुई रहती है, जीरो कभी नहीं होती। फिर तो ये हमारा चैप्टर बेटे कौन सा हो गया? ये चैप्टर हो गया हमारा कॉस्ट, करेक्ट। अब हम आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू पे एक हमारा डायग्राम होता है जिसमें हम नो बार्गेनिंग, ये होता है परफेक्ट मार्केट वाला, ठीक, और ये होता है हमारा इम्परफेक्ट मार्केट वाला। ये नीचे वाला है हमारा इम्परफेक्ट मार्केट। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट मार्केट और ये होता है हमारा इम्परफेक्ट, ठीक है जी। अब ये मैंने सारे डायग्राम एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको सारे के सारे डायग्राम एक साथ दिखाई दे जाएंगे। पेपर के लिए मेरी आपको सिंपल से टिप, जब पेपर में क्वेश्चन आए तो पहले सारे डायग्राम एक साथ देख लीजिए, जिसका भी क्वेश्चन आया उसका डायग्राम बना लो और डायग्राम से 1 मिनट में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
मेरे हिसाब से आपको क्लास समझ में आई होगी। आप क्लास आराम से देखेंगे तो आपके 3 चैप्टर बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज हो जाएंगे। रिवाइज क्या करना है? रिवाइज करना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और बाकी किसी में से भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप आ सकता है। जब रिलेशनशिप लिखने के लिए आए तो पहले डायग्राम बनाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी काम, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके की क्लासेस आपको अभी नहीं, अभी तो बेटे मैंने स्टार्ट कराई है, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ चीज़ें। आप ही लोगों की गाइडेंस में रहकर, आप ही लोगों के से टिप्स लेकर, आपके सजेशन लेकर मैं इस पर और भी कंटेंट अपलोड करूँगा। और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, आने वाले कई साल तक आपको इस चैनल का जो है बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ही नहीं कि हम 11th और 12th पे रुक जाएंगे। 11th 12th के बाद आपके ग्रेजुएशन लेवल, आप में से कोई बच्चा CS लेवल में जाए, कोई MBA करे, BBA करे, CWA करे, ICF, कुछ भी करे, जो आपको अच्छा लगे वो करे, और आपको हर चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर मिलेगा। आप में से कुछ बच्चे बिजनेस करेंगे, तो अभी हमारा आगे प्लान है कि हम बिजनेस से रिलेटेड भी, जो बिजनेसमैन बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उससे रिलेटेड हम क्लासेस भी इसके ऊपर डालेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएँ। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा चलने वाला है। तो आप में से जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले 2 चैप्टर्स।